शुरू करते हैं। आज हम सीआरटी का पॉलिटिकल जो कि अध्याय 16 है, ठीक है, जिसमें टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण आयोग। जितने भी आज तक आयोग आए हैं, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग और भी राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, उसकी राष्ट्रीय विकास परिषद की बात होगी, मानव अधिकार आयोग, ये जितने भी आए हैं वो हम सारा पढ़े। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी स्टेट की तैयारी करते हो एग्जाम की, तो सब में ये काम आता है क्योंकि एनसीईआरटी है। अगर बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो आप 100% श्योर होकर पढ़िए, कहीं नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर उलट के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़े फन के साथ, मस्ती के साथ, और देखते हैं, याद करवाने की कोशिश करते हैं। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद जी जो हैं, अरविंद पनगड़िया जी हैं, वो हमारे प्रथम उपाध्यक्ष है ना, प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब बताइए वर्तमान में है कौन, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की जो है स्थापना की गई। तो आपसे पूछेगा कि नीति आयोग किसकी जगह पे आया, तो योजना आयोग की जगह पे आया। योजना आयोग को हटाकर क्या आया, नीति आयोग आया। कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को। किसकी स्थापना हुई, नीति आयोग की स्थापना हुई। हर ढंग से मैंने बोल दिया, याद आ गया होगा। और चलिए, प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के। जैसे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। ये पता है, योजना आयोग जो है कांग्रेस जब थी उसके समय चलता था। नीति आयोग मोदी जी आए तो नीति आयोग कर दिए हैं योजना आयोग के जगह पे, लेकिन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, पीएम ही रहेंगे। और जानते हैं और जानकारी लेते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी पीएम। उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम अगर देखा जाए तो अभी भी वो नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो हमारे प्रथम अध्यक्ष की बात करें नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष बताइए कौन है, तो सुमन बेरी हैं। तो नीति आयोग के अगर वर्तमान उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सुमन बेरी का नाम दीजिएगा। ये एनसीईआरटी के बुक के तहत ये बोला गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान के अगर पूछेगा उपाध्यक्ष कौन है तो आप बताइएगा सुमन बेरी। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। निम्न में से कौन सी संविधानोत्तर संस्था है। जैसे हम पढ़े थे योजना आयोग, उसी तरह योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया। नीति आयोग ही जो है संविधानोत्तर संस्था है। तो देखिए, नीति आयोग जो है एक जो है, या नीति आयोग एक या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसका जो है संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जानते हैं अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 324 के अंतर्गत, मतलब 324 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। किसकी की गई है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो याद रखना है 315 आए तो संघ लोक सेवा आयोग लगा दीजिएगा। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 280 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वित्त आयोग की बात करेंगे। ये सब संविधान में जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 324 की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। तो ये सब जो है आपका आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है। तीसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, डायरेक्ट सवाल है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम, मतलब इंडिया के पीएम, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछे तो एनडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनडीसी। इसकी अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अब जानते हैं, इसमें खाली पढ़ना है, कुछ नहीं करना। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख होता है। पीएम होते हैं भाई राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख, तथा परिषद में सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो हैं शामिल होते हैं। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ के प्रशासक हैं, वहाँ के प्रशासक भी सम्मिलित होंगे इस परिषद में। याद रखिएगा, केंद्र मंत्री तो सब होंगे, सभी केंद्र मंत्री होंगे। सभी राज्य के जो सीएम होते हैं वो भी सम्मिलित होंगे इस परिषद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में। याद रखना है, तो ये सब होते हैं। और इसके जो है हमारे अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम। याद रखना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर शॉर्ट फॉर्म पूछे तो एनडीसी बता दीजिएगा। चौथे प्रश्न की अगर बात करते हैं, चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होते? बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है। नियुक्ति समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं होते हैं? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष में या सदस्यों की अगर नियुक्ति की बात होगी तो कौन इसमें सदस्य नहीं होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सभापति जो हैं सदस्य नहीं होते, मेंबर नहीं होते। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, और दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या लेते हैं तो सुनिए। जानकारी यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। अब इस चीज़ को मैंने तो पढ़ लिया स्पीड में, लेकिन आपको याद करवाना है। तो याद करवाने के लिए हमको क्या करना होगा तो सुनिए। मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हम पढ़ रहे हैं इसके अध्यक्ष होंगे, उसके साथ और एक सदस्य भी होंगे, मतलब लोग सदस्य भी होंगे, मेंबर भी होंगे। तो अध्यक्ष हो व सदस्यों की नियुक्ति की बात हो तो वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इस समिति में अन्य सदस्यों के रूप में गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मतलब लोकसभा के विपक्ष का नेता, याद रखना है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, मतलब 1993 में किया गया था। क्लियर हो गए? तो आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार का, तो हम बताएंगे 12 अक्टूबर 1993 को, मतलब 1993। इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं? तो इस समिति में हमारे तो पीएम तो रहेंगे ही, अन्य सदस्यों के रूप में गृह मंत्री रहेगा, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो रहेंगे, राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं वो रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, याद रखना है उपसभापति होंगे, ये सब जो है सम्मिलित होंगे। लेकिन हमारा जो है ऊपर आंसर सभापति था, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो गया। यही अगर उपाध्यक्ष होता तो होते सम्मिलित। क्लियर हो गए? तो चलिए अब जानकारी ले लिए आगे। तो 5वां प्रश्न क्या है सुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो बताइए कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगर कार्यकाल की बात करें तो याद रखना है 3 वर्ष ही होता है। कितने वर्ष? 3 ईयर्स होते हैं। ठीक है, सुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मतलब 3 वर्ष हो जाए या 70 वर्ष की आयु हो जाए, जो पहले हो जाए, तब कहने का मतलब तक होता है। 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो याद रखना है या 3 वर्ष पूरा हो जाए या उनकी आयु 70 वर्ष हो जाए, तो हटना ही है, निश्चित है। याद रखिएगा, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, दोनों का। और सुनिए, अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने से पूर्व यह अवधि जो है 5 वर्ष की थी। मतलब जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, समझ गए क्या हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, वो लागू होने से पहले की बात हो रही है, पूर्व की बात हो रही है, तो उसमें 5 वर्ष थी। अब 3 वर्ष हो गया है और 70 वर्ष की आयु हो गई है। मतलब अगर 3 वर्ष है तो ठीक है, 3 वर्ष के अंदर हो गया तो हटेंगे। अगर 70 वर्ष हो गए तो 70 वर्ष में आपको हटना होगा। ये दोनों में से कोई भी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने योग्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो आपसे पूछेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने योग्य होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये जान। छठे प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, छठा प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आप सोचिए, ये राज्य की बात हो रही है, राज्य की मानवाधिकार की बात हो रही है। किसकी हो रही है? राज्य की मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है और सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है। निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हमारे राज्यपाल के द्वारा। देखिए, केंद्र की बात होती तो राष्ट्रपति, लेकिन हमारे राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो आपका राज्यपाल होगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं ना? नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके डिटेल हम बताएंगे। तो सुनिए, डिटेल की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा, याद रखिएगा, किया जाता है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति है, ये भी जान लीजिए।
तो ये भी तो हम पढ़े थे, केंद्र में क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये गठित एक समिति है। कौन? मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, राज्य की पढ़ रहे हैं, तो राज्य मानवाधिकार आयोग ही होगा। इसके अध्यक्ष भी होंगे और सदस्य भी होंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेगा, राज्य के राज्यपाल करेंगे। लेकिन ये जो समिति है, ये जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी, मतलब एक गठित जो है समिति है, समिति के अनुशंसा पर होती है, ये भी जान लीजिए। क्लियर हो गया होंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में राज्य जो हैं, राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के विपक्ष का नेता होंगे, विधान परिषद का सभापति होंगे, व विपक्ष का नेता होगा, ये भी जान लीजिए। यदि राज्य में जो है विधान परिषद अस्तित्व में है तभी शामिल होगा, अगर अस्तित्व में नहीं है तो शामिल नहीं होगा, याद रखना है विधान परिषद। लेकिन हाँ, आपका विधानसभा के विपक्ष का नेता होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और गृह मंत्री राज्य के गृह मंत्री होंगे, ये भी जान लीजिए। तो आपको दोनों क्लियर हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे अध्यक्ष को और सदस्यों को, और उस समय अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में होगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा। राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी इस समिति के गठन। लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे, राज्य में आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसके किसके अंडर ये समिति बनेगी? तो हमारे सीएम के अंडर, मतलब मुख्यमंत्री के अंडर ये समिति गठित होती है। इसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो हमारे गृह मंत्री होंगे, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा, और याद रखना है विधानसभा अगर विधान परिषद का अगर सभापति है तो वो भी सम्मिलित होंगे, राज्य में सभापति हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, बढ़िया से सुनते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 7वां प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक जो होता है, वार्षिक जो होते हैं, ईयर्स वाली बात हो रही है, वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य अगर मानवाधिकार की बात होगी तो वो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा अपना वार्षिक, याद रखिएगा, ठीक है। ये आप चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो सुनिए, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपना प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्य सरकार को सौंपता है। क्लियर किया? क्योंकि आपको आसानी से समझ में। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार पर इस प्रतिवेदन को जो है राज्य विधानमंडल के जो है पटल पर रखती है। इससे ज्यादा और क्या बताएं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की सूचना एवं जिन अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही न की गई हो उनके स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख होता है। मैंने भी बोला, यही तो बोला, जो भी 3 वर्ष में वो तैयार किया, सही किया, गलत किया, क्या क्या प्रस्तुत किया, क्या क्या तैयार किया है, अपना जो काम किया, तो ये सब जो है उस जगह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सूचना जानकारी जो आप दे सकते हैं, जो भी अनुशंसा किया, जो भी उसकी जानकारी इकट्ठा की, क्या क्या काम किए, उसके बारे में सब प्रस्तुत करते हैं, विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार वहाँ पे प्रस्तुत करती है। क्लियर हो गए? चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? संस्थाएं हैं एक तरफ और स्थापना है एक तरफ, तो निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो सही सम्मिलित कौन नहीं है, हम चलिए जानकारी लेते हैं। तो एक बात जान लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो 1990 ये सही है, लेकिन हमको तो सही बताना नहीं है, गलत बताना है। तो गलत बताना है तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1954 नहीं 1952 है, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है, यही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और इसे फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे आगे बढ़ जाएंगे कि अंतर्राज्य परिषद की अगर बात करें तो ये 1990 में ये सही था, राष्ट्र विकास परिषद की बात करें तो 1952 था, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे 1954 दिया था, इसलिए 1952 याद रखना है, 1952 याद रखना है, 1990 तो जान गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मतलब 1964 में हुआ था, ये हम जानते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो 1993 में, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना। तो 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 9वें प्रश्न की बात करें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये भारत के महत्वपूर्ण आयोग हैं। 9वें प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है बताइए? संघ लोक सेवा आयोग हमारा संवैधानिक निकाय है, ये हम पढ़ चुके हैं।
नीति आयोग, योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। तो हमारा डी नंबर जो देख रहे हैं संवैधानिक निकाय है हमारा संघ लोक सेवा। देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार या 315 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग व राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसकी अगर चर्चा की बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा है। और इसमें याद रखिएगा, अगर संघ लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की बात करेंगे तो हम राष्ट्रपति को याद रखेंगे। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करेंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात होगी तो हम राज्य के राज्यपाल को याद करेंगे। क्लियर? चलिए, तो 10वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? हम जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में, जो कि हम पढ़ चुके थे ऊपर, है ना, मिलान करने वाले में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की अगर बात करें किसकी अनुशंसा पर की गई, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये नाम जो है तीसरा नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर वो सही है। ये नाम है संथानम समिति की अध्यक्षता में ये किया गया था। ये जान लीजिए, इस आयोग की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं और फर्स्ट चलते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा संथानम समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी। क्लियर हो गए? और जान लीजिए, और क्या बात करते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया। क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। तो अगर पूछे केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया, इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बताया बढ़िया से, मैं बता देता हूँ। ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर अधिनियम की बात करें तो वर्ष 2003 में अधिनियमित हुआ, अधिनियमित किया गया, लागू किया गया, ये जान लीजिए, लाया गया, मतलब इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है, इसके अगर अंतर्गत बात करें, कौन से केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत अगर बात करें तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए ना? जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते रहे और नलिनी अकाडमी को सपोर्ट करते रहे। और नलिनी अकाडमी आपको कंटेंट पे कंटेंट देगा, ऐसा कंटेंट जो कि सिर्फ एग्जाम में करेक्ट हो सके, फालतू बकवासों पे टाइम नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है, तो सुनिए। भारतीय अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संविधान के कौन से आर्टिकल में बताइए कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं हटाया जा सकता है? कौन से नियम, कौन से बताइएगा, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो आर्टिकल हम जानते हैं 317 में। 315 में तो इसका नियुक्ति की बात करता है। हटाने की अगर बात किया जाए लोक सेवा आयोग का तो 317 याद रखिएगा। क्या करेगा? 317 याद रखिएगा। चलिए, हटाने की बात हुई है, 17 में है तो क्या है भाई, जान लेते हैं। तो सुन लीजिए, आर्टिकल 317 मतलब अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह सदस्यों को सिद्ध कदाचार, क्या है, सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हो या सदस्य को हटाया जा सकता है। इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 317 में है। समझ गए? ये जान लीजिए। और जानते, राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के प्रतिवेदन पर जो है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर हटाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जान लीजिए, बढ़िया से जानने की आवश्यकता क्या है हम बता देते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है इस प्रयोजन के लिए जो है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के प्रतिवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा कि भाई इन पे जो है हटाने का जो है लागू है। अभी इस पे आप प्रतिवेदन कीजिए, सूचना को एकत्रित कीजिए, जानकारी दीजिए, सही है गलत है क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दे दिया कि हटाना है तो हटाना पड़ जाएगा, उस पर हटा दिया जाता है। किनको? ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को। कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन जो भी प्रतिवेदन, कहने मतलब जो भी जांच की जाएगी, जो भी जानकारी आएगी गलत होगी तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा भाई हटा देगा। ठीक है, और ये चर्चा जो है हमारा आर्टिकल 317 में है। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। क्या है? मानने के लिए बाध्य होंगे, ये ध्यान रखना। चलिए, 12वां प्रश्न है, सुनिएगा। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम
है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, क्या नाम है बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रोज वैथू। क्या नाम है? रोज वैथू नाम है। सुन लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मतलब कौन थी? कौन है नहीं, कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष? तो श्रीमती रोज एम वैथू थी। तो आपसे पूछेगा श्रीमती रोज एम वैथू का नाम सुने हैं? तो बोलिएगा हाँ सुने हैं। क्यों सुने हैं? क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी भाई? तो ये थी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? तो रोज एम वैथू। ठीक है, वैथू बोल सकते हैं, वैथू। वर्ष अगर बात करें इनका कार्यकाल अवधि, समय तो कुछ होगा, तो हाँ अवधि है। वर्ष याद रखिएगा, ईयर्स की बात करें 1992 से लेके 96 की अवधि में जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रही। मतलब 1992 से, 52 नहीं, 1992 से, मतलब 1992 से लेके 96 तक जो है रही थी। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। किसकी अध्यक्ष रही थी? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रही थी। कौन रही थी? श्रीमती रोज एम वैथू रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया। 1992 से लेके 96 तक। और सुनिए क्या है 13वां प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए जो है मापदंडों की अनुशंसा करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए जो है मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। कौन करता है? वो करता है हमारा वित्त आयोग। मान लीजिए हम पढ़ लिए वित्त आयोग, पढ़ते आ रहे हैं, अब इसके डिटेल की बात करते हैं। अब वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हमारा 280 में है, मतलब अनुच्छेद 280 में है। तो डायरेक्ट सवाल है आगे, तो ये बन गया, आपको याद हो गया होगा। अब आर्टिकल अगर 280 की बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद 280 में हम वित्त आयोग को पढ़े हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी जानेंगे। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग की स्थापना कैसे हुई, ये सब जानना जरूरी है ना। लेकिन हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे वित्त आयोग का ईयर्स जानेंगे। तो सुनिए, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि हेतु, याद रखिएगा, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। आगे तो ये सवाल बन गया, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वित्त आयोग को? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब याद रखिएगा, आवश्यक पड़ने पर, याद रखना है, आवश्यक पड़ने पर उससे पहले केंद्र व राज्य के मध्य, जो भी केंद्र और राज्य के मध्य करों की बात हो रही है या राजस्व की बात होगी, तो कर हो या वह राजस्व की बात हो, राजस्व के बंटवारा हेतु, याद रखें, राजस्व के बंटवारा हेतु व ऐसे शुद्ध आगामों के वितरण के लिए नियमन हेतु वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो सवाल डायरेक्ट समझ गए होंगे कि वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना इसलिए की जाती है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो कर होते हैं या राजस्व की बंटवारा हेतु की जाती है। डायरेक्ट सवाल यही होता है। तो बंटवारा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है तो याद रखिएगा, उसके एक अध्यक्ष होंगे वित्त आयोग के, और चार अन्य सदस्य भी होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। तो आपसे वित्त आयोग का सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूटना चाहिए? तो सुन लीजिए कि वित्त आयोग अगर होगा तभी तो राज्य और केंद्र के बीच में जो कर होते हैं, राजस्व होते हैं, उसकी बंटवारा का जो है सोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए ही नियुक्त होता है। और दूसरी बात है कि इसमें वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित होंगे। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। कौन से आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 280 में। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, तो सुनिए, 15वें वित्तीय आयोग का गठन की अगर बात करेंगे, 15वें वित्तीय आयोग का गठन हुआ। वित्तीय आयोग का गठन के अध्यक्ष जो थे कौन थे? यही सवाल बनेगा। तो एन.के. सिंह थे। तो आपसे पूछेगा 15वें वित्तीय आयोग का गठन जो है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। ये सवाल क्लियर हो गए। तो पूछेगा आपसे किसकी अध्यक्षता में जो है 15वें वित्तीय आयोग की गठन की गई? तो एन.के. सिंह के अध्यक्षता में की गई, एन.के. सिंह। ठीक है। अब भारत के प्रथम अगर वित्तीय आयोग के अध्यक्ष पूछे तो के.सी. नियोगी बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? के.सी. नियोगी बता दीजिएगा। के.सी. जी हैं, नियोगी जी हैं। यह प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं, किसके? 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है? तो सुनिए, 14 प्रश्न यही है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? अब नीति आयोग कब आएगा? जब मोदी जी आएंगे। मोदी जी कब आए आप बताइए, क्योंकि योजना आयोग को हटाएंगे तभी तो नीति आयोग आएगा। तो हाँ, हम जानते हैं 1 जनवरी 2015 को, सबसे ऊपर तो यही पढ़े थे ना,
हम जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ये हम जानते हैं। योजना आयोग को समाप्त कर दिया, नीति आयोग को ले आया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेन होते हैं, इसके नीति आयोग के, ये जान लीजिए। कब इसकी स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को। याद रखें, किसकी जगह पे हुआ? योजना आयोग की जगह पे हुआ, ये आप जानते हैं। और जान लीजिए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। तो प्रथम अध्यक्ष हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रथम अध्यक्ष। आगे बात करें उपाध्यक्ष की, बात करें तो श्री अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है तो श्री अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष अगर बात करें तो सुमन बेरी होंगे। अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री ही रहेंगे नीति आयोग के, ये आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष कौन रहेगा, चेंज होती रहता है। तो अभी वर्तमान में हमारे सुमन बेरी हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गए? चलिए 15वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बताइएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बताइएगा। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब सुनिए, इसकी चर्चा क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, मतलब 1993 में की गई थी। परंतु इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। उस समय संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला था। लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है वर्ष 2018 में मिला। कब मिला? 2018 में, ये हम जानते हैं। ठीक है। और 2018 में वर्ष 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा, संविधान में अनुच्छेद 338 ख, जिसे 338 बी भी बोल सकते हैं, जोड़कर प्रदान किया गया। तो ये एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1993 में ही हो गया था। लेकिन याद रखिएगा कि इसका संवैधानिक दर्जा हमको मिला है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत मिला है, ये याद रखिएगा। मतलब 2018 में इसको मिला था। और ये जो जब संवैधानिक दर्जा मिला तो कोई ना कोई आर्टिकल में जुड़ा ही होगा, जुड़ता है। तो जुड़ा कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 338 के ख में जुड़ा है, जिसे 338 ख की जगह पे बी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, बी नंबर वर्ष 1992 में की गई थी, मतलब 1992 में की गई थी। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1993 में। लेकिन कौन से अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, मतलब 1992 के तहत। याद रखिएगा कब? तो वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई, ये हम जान गए। यह एक जो है सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। याद रखिए, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। और ना कि ये संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये जान लीजिए। गैर संवैधानिक निकाय में डाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। सोचिए, मतलब आप सोच सकते हैं कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये हम जान गए। क्योंकि बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना हुआ था वर्ष 1993 में, इसमें जो मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, बौद्ध थे, पारसी थे और जैन थे, जितने समुदाय को क्या है, जो जितने समुदाय हैं, इन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, बताया गया है, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 17वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 1 338, मतलब अनुच्छेद 338, याद रखिएगा, या 338 का बोल दीजिए, ठीक है, का में किया गया है, मतलब 338 अनुच्छेद में किया गया है। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, पूर्व में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का प्रावधान था, मतलब 338 में, ये जान लीजिए। तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का प्रावधान था, ये जान लीजिए। परंतु 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय जो है, मतलब 89 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जो है अलग कर अनुच्छेद 338, किसमें 338 के क के अंतर्गत उपबंधित किया गया।
मतलब अगर आपसे मान लीजिए दोनों दिया हुआ है 338 और 338 का, तो दोनों सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्पेशली दे दे अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अलग हुआ था, वो किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 338 में ही रखा गया, लेकिन क लगा दीजिएगा। ठीक है, बोलिएगा नहीं। ये हो गया। अब बात करते हैं, दोनों नाम आएगा तो 338 लगा दीजिएगा, और दोनों में से अलग कर देगा अनुसूचित जनजाति आयोग का, तो आप 338 का लगा दीजिएगा। कौन सा अधिनियम के तहत, तो 89 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये किया गया। क्लियर हो गया। इन दोनों प्रथम आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसमें पता है एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 जो है सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर हो गए। सुनिए 18वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 18वां प्रश्न है भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो कौन दिया था, कौन आयोग दिया था, तो वो ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक सुधार आयोग दिया था। ये हम जान गए, या प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की बात कही गई है, ये जान लीजिए। अगर बात करते हैं मतलब स्थापना की गई, बस इतना भी जान लीजिए। अगर बात करें तो भारत में लोकपाल जो होते हैं, लोकपाल या लोकायुक्त जिसे बोलते हैं, कि स्थापना का सुझाव जो है सर्वप्रथम हमें 5 जनवरी 1966 में इसकी जो है बात कही गई है। मतलब 5 जनवरी 1966 को, याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई, ये ध्यान रखना है। और कौन से आयोग द्वारा, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई थी। क्लियर हो गया। और जान लीजिए भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 के प्रावधान के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। अब ये एक बात ध्यान दीजिए, भारत में जो लोकपाल हैं या लोकायुक्त बोलते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त को बोलते हैं, याद रखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा लोकपाल संस्था का अगर गठन जो है मार्च 2019 में किया गया। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायाधीश कौन थे, बता सकते हैं, पिनाकी चंद्र घोष थे। तो आपसे पूछेगा कि लोकपाल जो संस्था गठन हुआ, इसके अध्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन थे, तो एक न्यायाधीश जी थे जिनका नाम पिनाकी चंद्र घोष थे, यही थे। ये क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। अब बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो हमारे महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ, महाराष्ट्र में की गई थी। जानकारी लेते हैं, तो महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के अंतर्गत वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। जिस लोकायुक्त की स्थापना की गई, बस इतना ही जान लीजिए। कब, 1971 में अधिनियम भी आया था और 1971 में ये जो है लागू भी हुआ था, स्थापना भी हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो है न्यायिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। तो न्यायिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, वो किया गया ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, ये जान लीजिए। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए जो है न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है, ये भी जान लीजिए। लोकायुक्त, अच्छा ये बताइए आप कौन कौन सा स्टेट में लोकपाल का नाम सुने, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं वेट करूंगा, ऐसे बता दूंगा बाद में, लेकिन एक आप कमेंट करिएगा तब बताऊंगा। एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात और उड़ीसा और कर्नाटक और असम क्षेत्र में जो है लोकायुक्त नियुक्ति की गई है। और लोकायुक्त नियुक्ति जो है किसके आधार पर निर्धारित किया गया था, न्यायिक योग्यता के निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।